Okay, yes, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. सैलरी डिस्कशन हो रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने सैलरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। आज हम रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है ग्रेचुइटी। तो सबसे पहले रीड करो ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। तो पास्ट सर्विस के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी पेमेंट करता है। ओके, सेक्शन 10 Clause 10 deals with exemption from gratuity income. Such exemption can be claimed by a salary associate. मतलब ग्रेचुइटी के लिए तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 क्लॉज 10 में। ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एन एसोसिएट अदर देन एम्प्लॉई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। मतलब ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एन एसोसिएट अदर देन एम्प्लॉई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन क्लॉज 10। फॉर एग्जांपल, gratuity received by an agent of LIC of India is not eligible for exemption। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि एजेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एजेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एन एसोसिएट अदर देन एम्प्लॉय शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। मतलब LIC का एजेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, तो LIC का एजेंट अगर ग्रेचुइटी रिसीव करेगा उसके लिए कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आज एजेंट आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ LIC ऑफ इंडिया। ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। अंडरलाइन द वर्ड फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस मतलब अगर तुम रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी रिसीव करोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर तुम रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुइटी रिसीव करोगे तो तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ग्रेचुइटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो, ड्यूरिंग द सर्विस अगर ग्रेचुइटी मिलेगा तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन ग्रेचुइटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब रिटायरमेंट, बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो रिटायरमेंट के वक्त अगर ग्रेचुइटी मिलता है किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 क्लॉज 10 सब क्लॉज आई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय here includes employee of the central government, state government, local authority, but does not include employee of statutory corporation। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। ग्रेचुइटी रिसीव्ड at the time of termination of service by non-government employee covered by the payment of gratuity। देखो, एम्प्लॉय दो प्रकार का, मैं उसका मतलब डायग्राम बना के दे दूंगा। एम्प्लॉय दो प्रकार का, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुइटी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब रिटायरमेंट के वक्त अगर ग्रेचुइटी मिलता है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर दो कैटेगरी में आएगा, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। इसको मैं लिखा हूँ, तुम चिंता मत करो। अभी प्रोविजन को हम समझते हैं, रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैं कंसाइज नोट्स लिखा दूंगा। कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। In such cases, minimum of the following shall be exempted from tax under section clause 10 II. Actual gratuity received 20 lakhs 15 working days salary for every completed year of service। Okay. Arithmetically अगर तुम देखोगे तो 15/26 into completed year of service into salary per month। इसका मतलब
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 20 lakhs, 15/26 into completed year of service into salary per month. Completed year of service includes any fraction in excess of 6 month, मतलब 10 year 3 month होगा तो 10 month ही, सॉरी 10 year ही तुम मानोगे, लेकिन 10 year 7 month होगा तो 11 year ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि completed year of service includes any fraction in excess of 6 month. Example, 7 year 9 month will be treated as 8 year, 7 year 5 month will be treated as 7 year, 7 year 6 month will be treated as 7 year। क्योंकि मुझे excess of 6 month चाहिए, एग्जैक्ट 6 मंथ होगा तो 7 ईयर होगा। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रा, मतलब सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। इधर याद रखो बेसिक प्लस डीए, यहां पे नहीं लिखा है, नहीं हुए, सॉरी ये नहीं लिखा हुआ है कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, बेसिक के साथ डीए ऐड होगा सैलरी का मतलब। फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी, ओके। इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट 15 days shall be replaced by 7 days, मतलब जो 15/26 हो रहा था अब 7/26 होगा सीजनल एस्टेब्लिश के केस में। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ, मतलब 7/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ। इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय 15 days salary will be computed on the basis of average of total wages excluding wages paid for every time received। चलो देखो प्रोविजन को पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्साइज नोट लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में नोट लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रोविजन को अप्लाई करेंगे, प्रोविजन समझ में आ जाएगा। अब देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मतलब पेमेंट देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्टेड है। देखो पहले ग्रेचुइटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सर्विस fully taxable in the hands of all employee, whether government employee or non-government employee, okay. Gratuity received at the time of retirement, for government employee it is exempted, for non-government employee it is categorized into what? Employee covered under payment of gratuity act, employee not covered under payment of gratuity act। employee covered under payment of gratuity act के लिए list of the following is exempted। actual amount received 20 lakhs, 15/26 into completed year of service into सैलरी। सैलरी का मतलब सॉरी सैलरी पर मंथ, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए जो लास्ट डन, ओके। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब फ्रैक्शन अगर 6 मंथ से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट मतलब 7 ईयर, 6 मंथ हो गया तो 7 ईयर, 7 ईयर 6 मंथ 1 डेज हो गया तो 8 ईयर, ओके। तो फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ हम कंसिडर करेंगे आज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ओके। फॉर एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 lakhs, अब हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ, सैलरी जो कि एवरेज सैलरी, डिफरेंस तुम्हें याद मार्क करना पड़ेगा। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड 20 lakhs, half into completed year of service into average salary per month, not salary per month। covered under payment of gratuity act के लिए salary per month जो लास्ट डन salary per month चाहिए, लेकिन not covered under gratuity act के लिए average salary per month चाहिए। while calculating completed year of service ignore any fraction
मतलब 7 ईयर 9 मंथ होगा तो भी 7 ईयर, 7 ईयर 11 मंथ 28 डेज भी होगा तो भी 7 ईयर, मतलब फ्रैक्शन इधर इग्नोर ही होगा। ओके, एवरेज सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए। डीए का मतलब इफ forming part of salary, if not form a part of salary then shall not be included in salary for the above purpose, however DA itself। चलो याद रखो, सैलरी का मतलब मैं समझा रहा हूं, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन बीइंग ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। सारे कमीशन ऐड नहीं होगा, जो कमीशन टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज वही ऐड होगा। सारे डीए ऐड नहीं होगा, जो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी वही ऐड होगा। फिर लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लिए लास्ट मंथ सैलरी था, लेकिन नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लिए लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस मंथ में तुम रिटायरमेंट कर रहे हो उससे 10 मंथ पीछे चलो, वो पिछला 10 मंथ का एवरेज सैलरी हो जाएगा सैलरी। एग्जांपल देखो, मान लो कि 18/11/2020 को रिटायरमेंट हो रहा है, 18/11/2020 को रिटायरमेंट हो रहा है, तो एवरेज सैलरी जनवरी टू अक्टूबर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नवंबर मंथ में रिटायरमेंट हो रहा है, तो नवंबर मंथ का सैलरी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका मतलब नवंबर मंथ का पिछला 10 मंथ, मतलब जनवरी से अक्टूबर। ग्रेच्युटी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ग्रेच्युटी अगर डेथ के बाद मिलता है, देखो ड्यूरिंग द सर्विस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट का, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट का ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अब देखो ग्रेच्युटी अगर मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, द एक्ट इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मरने के बाद अगर ग्रेच्युटी मिलता है तो उसके लिए एक्ट कुछ नहीं बोलता है। फिर भी on the following grounds it can be concluded that gratuity received by legal heir shall not be taxable in the hands of recipient, मतलब ग्रेच्युटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाएगा तो ग्रेच्युटी किसको मिलेगा? लीगल हेयर को मिलेगा। अगर लीगल हेयर ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट है इस ग्राउंड में। एक बार क्विक रीड कर दो, लेकिन ये तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि फुल्ली या not taxable in the hands of recipient, gratuity received by legal heir। ओके, ग्राउंड क्या है? ये लमसम पेमेंट मेड ग्रेटिट्यूसली टू विडो और लीगल हेयर ऑफ एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन सर्विस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन otherwise is not taxable under the head salary। Unutilized deposit under capital gain deposit account scheme shall not be taxable in the hands of legal heir। Legal representative is not liable for payment of tax on income that has not accrued to the deceased till his death, leave salary paid to the legal heir, etc., etc., etc. Government employee who dies in harness is not taxable in the hands of recipient। मतलब तुम याद रखो, ये तो मेरा लॉजिक है, लेकिन तुम याद रखो ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर्स इज नॉट टैक्सेबल। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर्स इज नॉट टैक्सेबल। ओके, चलो हम एक काम करेंगे, ग्रेच्युटी के लिए नोट्स लिखेंगे। लिखो मेरे साथ साथ कॉपी में। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, received
during the service, received at retirement, received by legal heirs after death. बोलो, रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस क्या होगा? fully taxable in the hands of all employees. fully taxable in the hands of all employees. Okay. आफ्टर डेथ अगर लीगल हेयर को ग्रेचुइटी मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड या नॉट टैक्सेबल. ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के लिए एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. Employee covered under payment of gratuity act, employee not covered on payment, not covered under payment of gratuity act. बोलो, list of the following is exempted. List of the following is exempted. ओके, इसके लिए actual amount received, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना? 20 लाख. 15/26 into completed year of service into last done salary per month. 15/26 into completed year of service into last done salary per month. सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए. सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए. फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 months
shall be considered shall be as one completed year. Fraction in excess of 6 months shall be considered as one completed year. For seasonal industry, 7/26 shall be taken. For seasonal industry, 7/26 shall be taken. Done? Okay. अब देखो, not covered under payment of gratuity act. List of the following is exempted. हाँ, actual amount received 20 lakhs. One by two into completed year of service into average salary per month. जो एवरेज सैलरी होगा लास्ट 10 मंथ, जो एवरेज सैलरी होगा वो लास्ट 10 मंथ का। सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, ब्रैकेट में मैंने लिखा इफ का मतलब इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्नओवर, इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ टर्नओवर प्लस कमीशन as fixed percentage on turnover. Commission as fixed percentage on turnover. Last 10 month preceding the month of retirement. Last 10 month preceding the month of retirement shall be considered. That shall be taken. Last 10 month preceding the month of retirement shall be taken. Okay. बस यही था ग्रेचुइटी का प्रोविजन। चलो एक एग्जाम्पल रीड करो, फटाफट एग्जाम्पल रीड करो। Ashok, an employee of ABC Limited, received 2,05,000 as gratuity. बेटा अशोक ABC लिमिटेड का एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। He retires 10th September 2020 after rendering service of 35 years 7 months. His last done salary was 2,700 per month. Calculate the amount of gratuity chargeable to tax. मतलब जितना रिसीव किया उससे तुम माइनस करोगे एग्जेम्पशन, मतलब एग्जेम्प्टेड अमाउंट, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। देखो बेटा फटाफट याद करो प्रोविजन। ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के लिए प्रोविजन क्या था? तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के लिए प्रोविजन यही था कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। Actual amount received 15/26 into completed year of service or in excess of 6 months
इनटू लास्ट डन सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, नॉट इफ, बेसिक प्लस डीए, चाहे इफ या नॉट इफ, ओके। इन केस ऑफ सीजनल इंडस्ट्रीज 7 days सैलरी शैल बी कंसीडर्ड, ओके। तो हियर अशोक इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो इसीलिए चलो उसका टैक्सेबल ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर अशोक, बोलो ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना, 2,05,000, उससे माइनस करो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, जितना एग्जेम्पशन मिलेगा उतना माइनस होगा तो बैलेंस टैक्सेबल होगा। तो एग्जेम्पशन में एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 2,05,000, अब स्टैट्यूटरी अमाउंट तो तुम्हारा 20 लाख, अब 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी मंथ, बोलो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखो he retires after rendering service of 35 years, he retires after rendering service of 35 years and 7 month, तो 7 month का मतलब in excess of 6 month, तो in excess of 6 months shall be considered as one completed year, that means completed year of service will be 36, तो into 36 into last done salary, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, तो लास्ट डन सैलरी 2700 पर मंथ, डीए के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब डीए नहीं है, तो इसीलिए 2700 मल्टीप्लाई होगा, ये आ रहा है तुम्हारा 56,077। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा 56,077, जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो बैलेंस 148,923 टैक्सेबल। सर 148,923 कैसे आया, 2,05,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, 2,05,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल रीड करो। मिस्टर एक्स इज वर्किंग विथ एबीसी लिमिटेड सिंस लास्ट 30 ईयर 9 मंथ, लास्ट 30 ईयर 9 मंथ, ओके। His salary structure is as under: basic 5,000 per month, DA 3,000 per month. On 15th December 2020, she died. State the treatment of gratuity in the following cases. 15th December 2020 को वो मर गया, मिस्टर सेक्स। State the treatment of the gratuity in the following cases. Case 1, Mr. Seks received on 10 December 2020, मतलब डेथ से पहले, लेकिन उसका रिटायरमेंट कब हुआ, रिटायरमेंट तो नहीं दिया हुआ, रिटायरमेंट डेथ। चलो उसका डेथ कब हुआ 15th December 2020, लेकिन वो ग्रेच्युटी रिसीव किया 10th December 2020, मतलब डेथ से पहले। 4 लाख रिसीव्ड बाय हर हस्बैंड लीगल हेयर आज ऑन 18th December 2020। आई एम सो सॉरी, वो रिटायर किया 10th December 2020 को, सॉरी मैंने नहीं पढ़ा था, उसका रिटायरमेंट हुआ 10th December 2020 को, लेकिन डेथ हुआ 15 December 2020 को, लेकिन ग्रेच्युटी रिसीव किया लीगल हेयर या हस्बैंड ऑन 18th December 2020। बोलो केस 1 का आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहला आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट केस। अच्छा, फर्स्ट केस का आंसर डिस्कशन करने से पहले एक बार सेकंड केस का क्वेश्चन भी पढ़ लो, ताकि पता चलेगा कि दोनों पॉइंट में या केस 1 केस 2 में डिफरेंस क्या है। हस्बैंड ऑफ मिस्टर सेक्स रिसीव्ड ग्रेच्युटी,
यहां पे भी हस्बैंड रिसीव कर रहा है। हस्बैंड ऑफ मिस्टर एक्स रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑन 18 दिसंबर 2020 फॉलोइंग ड्यू आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर एक्स। मतलब ग्रेचुइटी ड्यू हुआ आफ्टर डेथ, फिर हस्बैंड रिसीव किया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट केस हो गया ग्रेचुइटी ड्यू हुआ था बिफोर डेथ, लेकिन डेथ हो गया, डेथ के बाद लीगल हेयर रिसीव किया। देखो क्या हुआ ना, उसका डेथ हुआ, ध्यान से समझो, 15 दिसंबर को, रिटायरमेंट हुआ 10 दिसंबर को, ग्रेचुइटी मिला 18 दिसंबर को। देखो बेटा ग्रेचुइटी मतलब आज जाके तुम बोलोगे मुझे ग्रेचुइटी दे दो, तुम्हें ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, उसका कुछ लीगल कंप्लेंट्स होना चाहिए, तुम्हें कुछ क्लरिकल काम करना पड़ेगा जिसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि या मैं यही अज्यूम करके जा रहा हूं, क्योंकि केस 2 को मैंने ऑलरेडी देख चुका हूं। केस 2 में साफ साफ बोल चुका है क्वेश्चन कि ग्रेचुइटी ड्यू होगा आफ्टर डेथ। केस 2 में क्वेश्चन साफ साफ बोल चुका है कि ग्रेचुइटी ड्यू होगा आफ्टर डेथ। तो इसका मतलब मैं यही मान के चल रहा हूं कि ग्रेचुइटी ड्यू हो रहा है बिफोर डेथ इन केस ऑफ केस 1। इसका मतलब जब मिस्टर एक्स का रिटायरमेंट हो गया, मिस्टर एक्स ग्रेचुइटी के लिए क्लेम कर दिया था, इसका मतलब ग्रेचुइटी अब ड्यू हो गया था, ठीक है। लेकिन उसका डेथ हो गया 15 दिसंबर को, तो पहले अमाउंट किसको मिला, और हस्बैंड को। ये केस नहीं होगा कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर, ये होगा ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसके पीछे मैं अजम्पशन यही ले रहा हूं कि इट इज अज्यूम दैट ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आप बोलेंगे सर ग्रेचुइटी ड्यू हुआ रिटायरमेंट में, लेकिन रिसीव तो हुआ डेथ के बाद लीगल हेयर को, तो प्रोविजन के हिसाब से अगर रिसीव होगा लीगल हेयर के द्वारा टैक्सेबल हो, सॉरी नॉट टैक्सेबल। लेकिन मैं तुम्हें यही पॉइंट याद दे रहा हूं कि सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन था, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 यही कह रहा था कि सैलरी टैक्सेबल होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट बिकम्स ड्यू और व्हेन इट इज रिसीव्ड व्हिच इज अर्लियर। तो यहाँ पे ड्यू अर्लियर मतलब ड्यू 10 दिसंबर को हो रहा है, रिसीव हो रहा है 18 दिसंबर को। तो जब ड्यू हुआ था उस वक्त एम्प्लॉय का डेथ नहीं हुआ था। इसका मतलब हम यही एज्यूम करेंगे कि सैलरी ड्यू होने के वक्त एम्प्लॉय का डेथ नहीं हुआ है। इसका मतलब सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, नॉट इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर। सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, नॉट इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर। लेकिन केस 2 में यही कह रहा है कि ड्यू हुआ 18 दिसंबर को, रिसीव भी हुआ या तो 18 दिसंबर नहीं तो बात, लेकिन जब ड्यू या रिसीव हो रहा है उस वक्त एम्प्लॉय का डेथ हो चुका है, मतलब एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए सैलरी जाएगा किसको, किसके हाथ में, लीगल हेयर के हाथ में। तो ये ग्रेचुइटी, तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर इज नॉट टैक्सेबल। ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर इज नॉट टैक्सेबल। क्या प्रोविजन समझ में आया, बोलो यस और नो? हाँ सर। चलो केस 1 के लिए मैं यही अज्यूम कर रहा हूं, इट इज assumed that gratuity becomes due. It is assumed that gratuity becomes due on 10th December 2020. Hence, it is taxable in the hands of employee. It is assumed that gratuity becomes due on 10th December 2020. Hence, it is taxable in the hands of employee, that is Mr. Sex. चलो अब पेमेंट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का प्रोविजन लगेगा। हाँ सर,
टोटल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना 4 लाख। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, हाँ एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 4 लाख, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख। अब 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू लास्ट डन सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। तो 15 मैं इधर लिख रहा हूँ 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 और 9 मंथ, तो 30 और 9 मंथ का मतलब 31 हो जाएगा, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी कंसिडर्ड एज 1 इनटू लास्ट डन सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इनटू लास्ट डन सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक कितना 5000, डीए कितना 3000। सर डीए इफ नहीं लिखा हुआ है, इफ हो या नो ना हो डीए कंसिडर किया जाएगा, तो इनटू 8000 ये आ रहा है तुम्हारा 143,077। अब देखो लिस्ट हो रहा है 143,077, तो 4 लाख से माइनस हो गया 143,077, 256,923 टैक्सेबल, 256,923 टैक्सेबल। ओके, केस 2 में gratuity falls due after the death of Mr. X, hence the same is not taxable in the hands of Mr. X. The said gratuity is not taxable even in the hands of Mr. X. हाँ, केस 2 में gratuity received after death मतलब ड्यू हो रहा है, तुम्हें ड्यू का टाइम देखना पड़ेगा। अगर ड्यू के टाइम पे देखो पहले तो सैलरी टैक्सेबल होगा ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर के बेसिस में। अगर रिसीव पहले हो रहा है तो रिसीव के वक्त एम्प्लॉय है तो सैलरी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर ड्यू पहले हो रहा है तो ड्यू के वक्त एम्प्लॉय जिंदा है तो सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, भले सब्सिक्वेंट डेथ के बाद सैलरी लीगल है रिसीव कर रहा है। सैलरी का मतलब ग्रेच्युटी, मैं बार बार सैलरी कह रहा हूं, इसका मतलब ग्रेच्युटी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल रीड करो। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो सारे बेनिफिट्स तुम्हें मिलेगा। रिसीव 7,86,000 ग्रेच्युटी एट द टाइम of his retirement on September 2020, is gratuity is fully exempt from tax. Yes, तुम्हें प्रोविजन लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली exempt फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लास 10। EX an employee of PQ Company Limited received 7,80,000 as gratuity. He is covered by the payment of Gratuity Act. He retired on 12th December 2020 after rendering service of 38 years and 8 months at the time of retirement. His monthly basic salary DA was 24,008 respectively. Is the entire amount of gratuity exempt from tax? No, क्योंकि EX एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो पहले तुम्हें प्रोविजन लिखना पड़ेगा, प्रोविजन लिखने के बाद तो फिर उसके बाद तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। तो एक बार एक काम करो, एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अभी मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद ट्राई करो। इसका सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो खुद ट्राई करो, फिर हम टैली करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम क्या वेट कर रहे हो कि मैं जब आंसर लिखूंगा तुम लिखोगे? ऐसा नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं तो खुद तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं ला सकते हो। ठीक है? अभी से एकदम परफेक्टली प्रिपेयर करो खुद को। सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, 5 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए।
बोलो हो गया आंसर? सर नहीं हुआ, क्यों? हाँ सर हो गया, वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव। बेटा देखो मैं तो डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पहले तुम्हें प्रोविजन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आंसर लिखोगे, नहीं तो फुल मार्क नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना? 7,80,000 लेस exempted amount, list of following, less exempted amount, list of following, actual amount 7,80,000, maximum amount 20 lakhs, actual amount 7,80,000, maximum amount 20 lakhs। बोलो कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 38 मंथ, तो 39 इंटू लास्ट डन सैलरी बेसिक प्लस डीए, तो लास्ट डन सैलरी बेसिक कितना? 2,400, 800, 3,200। इसका कैलकुलेशन करो, 15/26 इंटू 39 इंटू 3,200, 72,000 नहीं, सेवेंटी टू, तो एग्जाम्शन मिलेगा 72। टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा 7,80,000 माइनस 72,000, 7,08,000। अच्छा, आई एम सो सॉरी सर, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 78,000, 7,80,000 नहीं, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा 6,000, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा 6,000। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। EX who did not covered under who is not covered under payment of gratuity act retires on November 20th 2020 from ABC Limited and received 1,86,000 as gratuity after service of 38 year and 10 month। नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लिए ये फ्रैक्शन इग्नोर किया जाएगा, इसका मतलब 38 ईयर ही कंसिडर किया जाएगा। हिज सैलरी इज 8,000 पर मंथ अप टू 31st July 2020 and 9,000 per month from 1st August 2020
DA 500 per month, 69% form part of salary, give tax treatment. बोलो रिटायरमेंट कब हुआ? नवंबर 2020। ओके, तो मुझे लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी चाहिए, क्योंकि नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लिए लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी मुझे चाहिए। तो लास्ट 10 मंथ जो एवरेज सैलरी होगा, जिस मंथ में रिटायरमेंट होगा वो मंथ कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब नवंबर कंसीडर नहीं होगा। 1, ये तो तुम्हारा नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो लास्ट 10 मंथ। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 3 6 3 9 10। ठीक है, लास्ट 10 मंथ। अब देखो जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 मंथली सैलरी डिटरमाइन करो। जनवरी 2020 अक्टूबर 2020 तक मंथली सैलरी डिटरमाइन करो। हाँ, हिज सैलरी 8,000 पर मंथ अप टू 31 जुलाई 2020। तो इधर 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 9,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अगस्त। तो 9,000 9,000 9,000। DA 500 पर मंथ, लेकिन उसका 69% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। चलो, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA इफ। तो इधर DA तो 500, लेकिन इफ कितना? 69%। कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यहाँ पे कमीशन नहीं है। तो पहले एवरेज सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी। ओके, लास्ट 10 मंथ बेसिक, लास्ट 10 मंथ बेसिक 1 2 3 4 5 6 7 8,000 7 मंथ, 9,000 3 मंथ, तो ये हो रहा है 83,000। 8,000 7 मंथ प्लस 9,000 इंटू 3। लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी मुझे चाहिए प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी चाहिए प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ओके, लास्ट 10 मंथ DA इफ वाला, तो 500 इंटू 69% इंटू 10 मंथ। DA का चेंजेस नहीं है। 500 इंटू 10 इंटू 69%, ये 3450। तो टोटल हो रहा है तुम्हारा 3450 प्लस 83,000, 86,450। तो एवरेज इज इक्वल टू
86,450 डिवाइड बाई 10, 8645। तो एवरेज मंथली सैलरी इज 8645। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। अमाउंट रिसीव्ड, बोलो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ग्रेच्युटी? 1,86,000 लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल ग्रेच्युटी actual graduate 1,86,000, स्टैट्यूटरी लिमिट तुम्हारा 20 लाख, हाफ मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग फ्रैक्शन, हाफ मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग फ्रैक्शन। देखो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना 38 ईयर एंड 10 मंथ, सो आई विल कंसीडर ओनली 38 इनटू लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इनटू लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी जो कि तुम्हारा 8645। इसका कैलकुलेशन करो। ये 164,255, तो एग्जाम्पशन मिलेगा 164,255 का, क्योंकि लोअर तो टैक्सेबल हो जाएगा। $21,745 is taxable amount. 21,745 is your taxable amount. Is it clear to all of you? बोलो yes or no? Yes sir. फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो करंट एग्जाम होगा तुम्हारा, एग्जाम के लिए मैं सारे क्लासेस इनकम टैक्स का सारे क्लासेस यूट्यूब के थ्रू में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर कहीं पे भी क्लास तुम जा रहे हो या कहीं पे भी क्लास खरीदना चाहते हो तो एक बार सोचो कि अगर फ्री में हो जाता है तो पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर भी अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम जा सकते हो। ओके सर, आप क्यों फ्री में क्लास यूट्यूब में देते? मैंने अनाउंस किया था कि टैक्स का क्लास फ्री में दे दूंगा, तो इसीलिए मैं दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगले टर्म से मैं नहीं दूंगा। थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं। एक मास्टर एग्जाम्पल मतलब मास्टर प्रॉब्लम मेरे पास है, इसको सॉल्व करो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। ओके, पहले क्वेश्चन रीड करो फिर सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। सर नहीं होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। बेटा ट्राई करो तो सही पहले। नहीं होगा मतलब होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। ओके रीड करो।
हेलो, X is the marketing manager of A Limited. He retires on 30th November 2020 after service of 22 years and 10 months. At the time of retirement, he has been paid 2,80,000 as gratuity. Although it did not cover under Gratuity Act, find out the salary chargeable to tax for the assessment year 2021-22. Basic salary at the time of retirement 800 per month. Month from which increment is allowed. From the salary payable for July month. Amount of last increment 1000. DA 2000 per month, जिसका 15% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी. कमीशन 500 फीट ऑन पर मंथ बेसिस. He get also 0.5% कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम. ये जो 0.5% ऑन टर्नओवर है ना, ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर. ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर. टर्नओवर फॉर डिफरेंट मंथ इज एज फॉलोज: जनवरी, February, March, April to June, July to October, November. As per service rule, salary allowances and commission became due on first day of next month and paid on same day. मतलब सैलरी ड्यू होगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे में. मान लो अक्टूबर का सैलरी फर्स्ट नवंबर में ड्यू होगा, ठीक है, अक्टूबर एंड में ड्यू नहीं होगा. एक्स रिटायर ऑन 30th November 2020. एक्स का रिटायरमेंट कब हुआ? 30th November 2020 and hands over the charges on the same day at 5:30 PM to the deputy marketing manager. वो चार्जेस हैंड ओवर किया 5:30 PM को. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10(10)(III), एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ average salary for 10 months immediately preceding the month in which employee is retired. Although X is not in service after 5:30 PM on 30th November 2020, he claimed that while calculating average month salary for the purpose of section, salary from February to November consider. बोलो बेटे, क्या समझ में आया इस क्वेश्चन पढ़कर तुम्हें? सर कुछ भी समझ में नहीं आया. तो ठीक है, मुझे तो सारे चीज समझ में आ गया. मैं एक एक प्रॉब्लम या इश्यू तुम्हारे सामने रखूंगा, फिर डिस्कशन करूंगा. तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो. देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में आता है. ये जो क्वेश्चन यहाँ पे एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में आता है. तो ठीक है, तो नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लिए लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी चाहिए. फिर जिस मंथ में रिटायरमेंट होगा वो मंथ को इग्नोर करेंगे. रिटायरमेंट मंथ का पिछले 10 मंथ. इसका मतलब देखो कैसे सवाल दे रहा है तुम्हारा इंस्टीट्यूट. ये नवंबर 30, मतलब 30th November 5:30 PM को मार्केटिंग मैनेजर अपना चार्जेस हैंड ओवर किया टू डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर. ओके, हाँ, अगर उसका रिटायरमेंट नवंबर होगा तो अक्टूबर से जनवरी लास्ट 10 मंथ होगा. अगर उसका रिटायरमेंट नवंबर मंथ में होगा तो अक्टूबर टू जनवरी लास्ट 10 मंथ होगा. हाँ, सिंस ही इज रिटायरिंग 30th November 5:30 PM, वो क्लेम कर रहा है कि मेरा रिटायरमेंट 1 दिसंबर में हुआ. तो अगर दिसंबर में रिटायरमेंट होगा तो फरवरी से नवंबर का 10 मंथ का सैलरी एवरेज होगा. हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसका रिटायरमेंट इफेक्टिव रिटायरमेंट डेट 1 दिसंबर को माना जाएगा या 30th November को माना जाएगा? देखो, 30th November 5:30 में वो चार्जेस हैंड ओवर किया. इसका मतलब 5:30 के बाद
वो और एम्प्लॉई नहीं रहा उस कंपनी में, इसका मतलब उसका रिटायरमेंट नवंबर में ही हुआ है, किसी भी हालत में उसका रिटायरमेंट 1 दिसंबर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, तो अगर उसका रिटायरमेंट नवंबर 30 में हुआ है तो उसका लास्ट 10 मंथ का सैलरी, मतलब जनवरी से अक्टूबर तक सैलरी को हम एवरेज करेंगे। पहले लिखो इस बात को। He is retired on 30th November 2020 at 5:30 p.m. Hence, his retirement month will be November 2020. First December 2020 cannot be considered. First December 2020 cannot be considered as effective date of retirement. First December 2020 cannot be considered as effective date of retirement. Okay. Since his month of retirement is November 2020, last 10 month average salary, last 10 month average salary shall be calculated. Last 10 month average salary shall be calculated for the period of January to October 2020. तो देखो जनवरी टू अक्टूबर 2020 10 मंथ हो रहा है या नहीं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 10 मंथ। चलो पहले एवरेज सैलरी कंप्यूट करो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी। नवंबर में रिटायरमेंट हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लास्ट 10 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, चलो ये 10 मंथ का सैलरी निकालो। बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 800 per month. Month from which increment is allowed from the salary payable for July. जुलाई से इंक्रीमेंट होगा। अमाउंट ऑफ लास्ट इंक्रीमेंट 1000, डीए तो 2000 पर मंथ, कमीशन भी है। तो जुलाई से इंक्रीजमेंट होगा, इसका मतलब जून तक इंक्रीजमेंट नहीं होगा।
अरे एक काम करो, ये जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो 800 पर मंथ है ना, इसको 8000 पर मंथ करो। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, इसको 8000 पर मंथ करो। देखो रिटायरमेंट के वक्त, मतलब जिस टाइम में रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम में उसका बेसिक सैलरी 8000, इसका मतलब जुलाई से इंक्रीमेंट हुआ है, बोलो हाँ या ना। जुलाई से इंक्रीमेंट हुआ है, हाँ। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? 1000, क्योंकि लास्ट इंक्रीमेंट अमाउंट 1000। तो 1000 इंक्रीमेंट होने के बाद तुम्हें मिल रहा है 8000। 1000 इंक्रीमेंट होने के बाद तुम्हें मिल रहा है 8000, क्योंकि बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी 8000, 8000, 8000, 8000, लेकिन जुलाई से पहले बेसिक सैलरी तुम्हारा 7000 होगा, क्योंकि जुलाई से 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 7 7 7 7 7 7, ये सब 1000 में। ओके, फिर ये एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, ये एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट के एम्प्लॉय के लिए सैलरी का मतलब होता है सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मतलब फिक्स्ड अमाउंट का टर्नओवर कंसीडर नहीं होगा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का कमीशन कंसीडर होगा। तो चलो डीए बोलो कितना? सर डीए तुम्हारा, देखो देखो डीए कितना, ये मेरे लिए बेसिक, मैं सैलरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बेसिक। डीए कितना? डीए 2000 पर मंथ, जिसका 15% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। इसका मतलब सैलरी ग्रेच्युटी के लिए जो मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए, तो डीए 300 होगा पर मंथ। ये 1000, अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा ठीक से, ढंग से लिखूंगा। ये 1000, के का मतलब 1000, ये 100, टू 2000 का 15%। ओके, अब कमीशन देखो बेटा, कमीशन तो फिक्स्ड कमीशन है, फिक्स्ड कमीशन को हम इग्नोर करेंगे। ये जो कमीशन, इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि 5.5% जो कि फिक्स्ड परसेंटेज किसके ऊपर? टर्नओवर के ऊपर। तो टर्नओवर जनवरी में 70,000, 70,000 का 0.5%, 350। फरवरी का सेल्स 8,000, 80,000 इंटू 0.5%, ये 400। मार्च का सेल्स 85,000, 425। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 2,70,000। अप्रैल मई जून
ये 1350 होगा। 2,70,000 का 0.5%। जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर 3,70,000 का 0.5%। ओके, बाकी नवंबर का कमीशन तो अभी कंसीडर नहीं किया जाएगा सैलरी एवरेज के लिए। चलो एवरेज कैलकुलेशन करो। मैं इधर लिख रहा हूं, तुम तो ये ग्राफ नहीं मिटाओगे, ठीक है? तो नीचे लिखो बेसिक जनवरी टू जून 7,000 इंटू 6 month 42। बेसिक जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई अगस्त अक्टूबर इंटू 4 32। डीए, पूरा डीए ऐड करो, 310 मंथ तो 3,000। कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर के जो कमीशन, इसको ऐड करो, 350 प्लस 400 प्लस 425 प्लस 1350 प्लस 1850, कमीशन हो रहा है 4375, कमीशन हो रहा है 4375। तो टोटल कितना हो रहा है देखो, टोटल 4375 प्लस 3000 प्लस 32,000 प्लस 42,000, टोटल हो रहा है 81,375। अब एवरेज सैलरी निकाल लो, 81,375 डिवाइड बाई 10, 81,375। तो योर मंथली एवरेज सैलरी इज 81,375, 81,375, ठीक है? अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। देखो क्वेश्चन में ये मत भूलो कि, हाँ क्वेश्चन में ग्रेजुएट का तो कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसको एक बार ध्यान में दो। फाइंड आउट सैलरी चार्जेबल टू टैक्स, फाइंड आउट सैलरी चार्जेबल टैक्स, सैलरी का एक पार्ट होता है ग्रेजुएटी। तो पहले हम ग्रेजुएटी कितना चार्जेबल टू टैक्स हम लिखेंगे, फिर उसके बाद अच्छा ग्रेजुएटी मिला है क्या, हाँ ग्रेजुएटी मिला है, तो पहले ग्रेजुएटी का वर्किंग बनाएंगे, फिर उसके बाद सैलरी हेड का कैलकुलेशन करेंगे। आप बोलेंगे सर सैलरी का तो पूरा चैप्टर डिस्कशन नहीं हुआ है। हाँ डिस्कशन नहीं हुआ है तो क्या हुआ, जितना हुआ है उतना कंसिडर करके हम सैलरी इनकम कंप्यूट करेंगे। तो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, बोलो। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है, 2,80,000 लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट।
लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट 2,80,000, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। देखो बेटा, ये ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं है, तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग फ्रैक्शन, तो 1/2 इंटू, बोलो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 22, क्यों चेक करो, 22 ईयर एंड 10 मंथ, तो फ्रैक्शन को हम इग्नोर करेंगे, 22 मंथ ही कंसिडर करेंगे, तो इंटू 22 इंटू एवरेज मंथली सैलरी कितना आया था 8137.5। देखो ये कितना हो रहा है, 8137.5, ये 89,512.5, तो लिस्ट कितना 89,512.5 एग्जेम्पशन मिलेगा, तो टैक्सेबल होगा 2,80,000 माइनस 89,512.5, 1,90,487.5 टैक्सेबल, 1,90,487.5 टैक्सेबल। ओके, अब देखो ये तो ग्रेचुइटी का टैक्सेबल अमाउंट हो गया, मतलब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी मिल गया। अब सैलरी कंप्यूट करेंगे, तो नेक्स्ट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए था, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ट्वेंटी 21 प्रीवियस ईयर का सैलरी इनकम कंप्यूट होगा, 2021 प्रीवियस ईयर का सैलरी इनकम कंप्यूट होगा। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, ये 2021 में जितना सैलरी ड्यू होगा, पहले ड्यू फिर उसके बाद रिसीव, तो ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, तुम्हारा एंगेजमेंट सॉरी, तुम्हारा जो एम्प्लॉयमेंट रूल के हिसाब से नेक्स्ट डे ऑफ सॉरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में ड्यू होगा, तो ये तुम्हारा अप्रैल, ये मार्च 21, अप्रैल 20, जो मार्च 20 का सैलरी, ध्यान से समझो, मार्च 20 का सैलरी फर्स्ट अप्रैल में ड्यू होगा, बोलो हाँ या ना। मार्च 20 का सैलरी फर्स्ट अप्रैल को ड्यू होगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे में सैलरी ड्यू होगा। तो ओके, अप्रैल का सैलरी मई में ड्यू होगा, मई के सैलरी जून, जून का सैलरी जुलाई, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर में रिटायरमेंट हो चुका है, तो आगे को मतलब आगे सैलरी नहीं बनता है। ठीक है, चलो अब बोलो, ये जो असेसमेंट ईयर 2021 में
मार्च 2020 का सैलरी भी टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि मार्च 2020 का सैलरी ड्यू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 में। चलो अब बोलो, सैलरी में बेसिक भी टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, डीए फुली टैक्सेबल, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। कमीशन फुली टैक्सेबल, चाहे वो फिक्स्ड परसेंटेज हो या फिक्स्ड अमाउंट हो। हाँ, लेकिन ग्रेजुएट के लिए जो सैलरी कंप्यूट होगा उसका मीनिंग अलग है। लेकिन सैलरी जो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी या सैलरी इनकम कंप्यूट करोगे तो उस वक्त तुम्हें फुल डीए फुल कमीशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं फॉर्मेट में कैलकुलेशन कर रहा हूं, पर्टिकुलर बेसिक डीए फिक्स्ड अमाउंट कमीशन कमीशन एट द रेट ऑफ 0.5% ऑन टर्नओवर। फिर उसके साथ ग्रेच्युटी आएगा, फिर उसके साथ ग्रेच्युटी आएगा। चलो बोलो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा एक काम करो, इधर मैं ग्रेच्युटी लिख देता हूँ। नहीं, ग्रेच्युटी हम बाद में लिखेंगे, अभी ये मेरे वर्किंग। मार्च 2020 का सैलरी इस ईयर में ड्यू होगा। तो मार्च 2020 का बेसिक होगा 7000, डीए फुल डीए लेना पड़ेगा 2000, कमीशन तुम्हारा 500। मार्च 2020 का टर्नओवर देखो, उसका 0.5 कमीशन बनता है 425। मार्च 2020 का कमीशन देखो, सॉरी सेल्स देखो 85,000, उसका कमीशन बनता है 425। ओके, अप्रैल 2020 टू जून 2020, अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 यानी कितना मंथ? अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, 3 मंथ। सर अप्रैल से जून 7000 बेसिक था, तो 7000 इंटू 3 हो जाएगा 21,000। हाँ, ये 2000 इंटू 3 हो जाएगा 6000। कमीशन तुम्हारा 500 इंटू 3 1500, 1350 तुम्हारा कमीशन टर्नओवर का। ओके, जुलाई 22 नवंबर 20, जुलाई 22 नवंबर 20, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर,
5 मंथ, ओके। बेसिक सैलरी 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 5 40, डीए तो हो जाएगा तुम्हारा 2,000 के हिसाब से 10,000, कमीशन 2500, फिक्स अमाउंट वाला कमीशन, फिक्स परसेंटेज वाला कमीशन 2325। अब देखो टोटल बेसिक तुम्हारा हो रहा है 40 प्लस 21 प्लस 7,000 68, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 18, 500 प्लस 1,500 प्लस 2500 4,500, 2325 प्लस 1350 प्लस 425 4100। अब लिखो सैलरी मतलब टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 68,000 जो कि फुल्ली टैक्सेबल था। याद है एग्जाम में तुम फुल्ली टैक्सेबल मत लिखोगे, लेकिन समझो कि बेसिक फुल्ली टैक्सेबल। डीए 18,000 फुल्ली टैक्सेबल। अब बोलेंगे सर इसका तो 15% फॉरिंग पार्ट ऑफ सैलरी। बेटा जब ग्रेच्युटी कैलकुलेशन होगा, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी का मीनिंग उस वक्त 15% हम लेंगे, लेकिन टैक्सेबल तो फुल्ली होगा ना। कमीशन ये दो कमीशन टैक्सेबल 4,500 प्लस 4,100 8,600 कमीशन। ग्रेच्युटी का टैक्सेबल अमाउंट कितना आया था 1,90,488। अब सैलरी इनकम हो रहा है तुम्हारा। देखो बेटा यहाँ पे सेक्शन 16 का कुछ डिडक्शन है ही नहीं, ना प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन बोला, ना एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला। तो टैक्सेबल सैलरी तुम्हारा होगा 68,000 प्लस 18,000 प्लस 8,600 प्लस 1,90,488 2,85,088। ओके, बस हम लोग का ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये क्लास को, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं पेंशन का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। जितना ट्रीटमेंट, जितना आइटम, हर आइटम के लिए शायद एक एक क्लास लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, हमारा क्लासेस 1.5 घंटा से 2 घंटा या 2.5 घंटा तक भी जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पेंशन का ट्रीटमेंट सीखेंगे। ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा ग्रेच्युटी का तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोविजन मैंने डिस्कशन कर लिया। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।